नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गिरिराज किशोर जी की कहानी शीर्षक हीन। गिरिराज किशोर जी की अन्य कहानियां आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उससे मेरी अचानक मुलाकात हो गई थी। उस समय वह मुलाकात कोई खास अहमियत तो नहीं रखती थी, सिर्फ एक पुराने दोस्त से नई मुलाकात कही जा सकती है। दरअसल मैं इनकम टैक्स की तारीख में गया था। खड़े खड़े काफी देर हो गई थी। मामला पेश होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उपकर लपचकनों की तरह इधर से उधर केवल घूम ही रहा था। अपने दफ्तर में मैं चाहे बॉस हूं, लेकिन यहाँ गरजमंदों से भी गया भी था। काफी देर बाद मुझे उसका पता चला। लोगों ने बताया यहाँ एक वर्मा बाबू हैं, उनसे जाकर मिलिए, शायद वे कुछ करा सके। उसके बारे में बहुत सी बातें कही गई, लेकिन सब बातें मुझे फालतू लगी। सिर्फ यही समझ में आया कि वह केस को जल्दी पेश कर सकता है। मैं उसी धुन में उसके कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दाखिल होना एक रूटीन था। मैं पूरी तरह से यही सोच कर गया था कि अगर 10-5 रुपए खर्च भी हुए तो कोई बात नहीं, उससे मैं यही कहूंगा कि इस मामले को वह जल्दी से जल्दी निपटा दे, क्योंकि मुझ में इतना धैर्य नहीं था। खैर, मैं गया। उसकी सीट खाली थी। पता चला कि साहब की पेशी है। मुझे ख्याल आया कि मेरे दफ्तर में भी तो लोग क्लर्कों की सीट पर से अनुपस्थित होने पर इसी तरह की बातें करते होंगे। हालांकि अपने बारे में मैं साहब शब्द से अक्सर सुना करता था। अपने साथ इस शब्द को जोड़कर प्रसन्न होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन यह बात सोचकर मैंने फुरफुरी महसूस की कि लोग पेशी वाली बात मेरे बारे में भी करते होंगे। वह साहब के पास से लौटा तो उसकी गर्दन नीची थी और 3-4 फाइलें बगल में दबाए झपटा चला आ रहा था। मुझे लगा वह अधेड़ उम्र का कोई आदमी है। कुर्सी पर बैठकर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि दूसरी तरफ बैठे एक बाबू को पुकार कर कहा, रामाश्री बाबू, शाम को जाते समय साहब से मिल लेना। वह क्लर्क लपक कर आया। क्यों? उसके चेहरे पर भय मिश्रित जिज्ञासा थी। उसने काफी तटस्थता से कहा, कुछ नहीं, कोल्ड डिपो वाली फाइल के बारे में कुछ पूछना है। वह अपनी सफाई देने लगा। वर्मा साहब, आपने तो नोट देखा है, मैंने उसमें सही सही बात लिख दी है। यह जरूर है कि उसमें उसके अकाउंट में थोड़ी सी भूल है, लेकिन वह आइटम छूट गया था, जानकर कुछ नहीं किया। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। काफी ठंडेपन से कहा, मिल लेना। वह बड़बड़ाता चला गया। यह भी कोई बात है? कितनी भी ईमानदारी से काम किया जाए, साहब बुला रहे हैं। बड़ा साहब बना फिरता है। अपने आप तो चाहे पूरी कुतुब मीनार चढ़ा जाए, दूसरा कोई सुई की नोक भी दबा ले तो मिर्च लग जाती है। उसकी बात का मुझ पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही लगा, सभी अफसरों के बारे में इसी तरह की बातें होती होंगी। मैंने गर्दन हिलाकर नकारना चाहा, लेकिन मुझे लगा कोई चीज गोंद की तरह चिपक गई है। अनजाने ही दोनों हाथ मलने लगा। मेरी नजर उसकी तरफ गई। वह भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनिश्चयात्मक परिचित चित्तता थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अरे तुम। शायद उसके मुंह से भी कुछ ऐसी ही बात निकली थी, और मेरा ख्याल है उसने तुम की जगह आप कहा था। इस बात से मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने उसकी कॉली भर ली। कॉली भरते समय मुझे लगा कि लोग देख रहे हैं। लोगों के देखने के प्रति मैं इतना अधिक सचेत हो गया कि मैंने जल्दी से उनकी पीठ पर से अपना हाथ हटा लिए। मैंने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ कब से हो? उसने एक क्षण रुककर कहा, तभी से। अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया हूँ। यह बताने में उसने काफी जल्दी की। शायद मैंने इसलिए पूछा था कि वह मेरे बारे में भी वही बात पूछे। बाद में अपने को ही लगा कि मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। यह स्वाभाविक था कि वह मेरे बारे में भी पूछता। आखिर मैं पूछा भी, और आप, उसके आप कहने से मुझे यही ख्याल हुआ कि वह मेरे व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुआ है, और वही उसे आप कहने के लिए मजबूर कर रहा है। जिस तरह की दोस्ती थी, उसके आधार पर उसे तू कहना चाहिए था। पहले भी वह यही कहता था। मैंने जानकर कुछ इस तरह बताया कि वह यह अनुभव करे कि मैं एक अफसर हूं और वह क्लर्क। थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाई मेरा क्या है, रोटी कमा खा रहा हूँ, सिविल डिफेंस में हूँ। उसके चेहरे पर चमक महसूस हुई। कुछ रुककर मैंने बताया, डिप्टी कंट्रोलर। उसने कुछ इस तरह देखा। वह यह कहते कहते रुक गया। यह तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम इसी तरह का कोई ओहदा बताओगे। फिर धीरे धीरे वह सुस्त पड़ता गया। मैंने उससे यह भी कहा,
कि मैं यहाँ इनकम टैक्स के मामले में आया था, लेकिन पता चला कि तुम यही हो। बस काम वाम छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। काम तो खैर जिंदगी भर होता रहता है, यार से कब मिलना होता है। मेरी बात से उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में वास्तविकता और गहराई थी। मैंने दूसरी तरफ गर्दन घुमा ली और अनुभव किया कि स्नेह की वास्तविकता और गहराई को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि मुझे याद आ गया, हॉस्टल में चलते समय मैं ही बहुत रोया था। तब यही ख्याल था कि शायद हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकेंगे। इस तरह की बातें शायद हम लोग इसलिए सोचते हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सब सोचना मुझे छोटापन लगा। उसकी आंखों में अभी भी वही बात थी। हमने साथ ही साथ एक दूसरे की ओर देखा। मैंने उससे पूछा, तुम तो यार काफी सफेद हो गए। वह केवल हंसा। कुछ देर बाद बोला, आप तो काले हैं। इस वाक्य ने मुझे अधिक प्रसन्न नहीं किया। मुझे उसे टोक देना पड़ा। यह आप अब क्या लगाई है? उसने मेरे टोकने पर काफी संजीदगी से कहा। हर तरह के अफसर को आप कहने की जो आदत पड़ गई। मैं हंस दिया और पूछा, क्यों? तुम मुझसे इसी तरह बात करोगे? मैंने तेरे साथ क्या अफसरी झाड़ी है? वह बोला, नहीं यार, तुम्हारी अफसरी झाड़ने की बात नहीं। हम लोगों की क्लास ही ऐसी है। हर अफसर खुदा दिखाई पड़ता है। मैं फिर हंस दिया। बीवी बच्चों के बारे में पूछा तो बोला, किसी दिन तुम आओ या हम लोग आए। मैंने आंख दबाकर कहा, पहले तुम लोग आओ। अपन का क्या, हम तो एकदम फकदम है। आज हाजिरी लगा चले। उसने उसी संजीदगी के साथ कहा, मैं जानता था तुम यही कहोगे। खैर, मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ आकर बहुत खुश होगी। उसे बड़े आदमियों के घर जाना काफी पसंद है। मैंने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तुम बड़े आदमी? अरे बड़े आदमी क्या लगाए हो? मैंने तुमसे कभी भेदभाव किया है क्या? तुम इस तरह की बातें करोगे तो ठीक नहीं होगा। वह मुस्कुरा पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप ही पूछा, तुम आए कैसे? मैंने सब कागज निकालकर उसके सामने रख दिए। उसने पढ़ा, फिर बोला, अच्छा तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और पेशी उसने मेरे सवाल का जवाब बड़े तीखेपन से दिया। जो काम तुम अफसर लोग नहीं कर सकते वही हम लोग करते हैं। मैं उठकर चला तो वह बाहर तक छोड़ने आया। मैंने चलते समय फिर पूछा, अच्छा तो भाभी को लेकर कब आ रहे हो? अरे आ ही जाएंगे। मैंने चुटकी ली। यार तुम इतना मत डरो, मैं अकेला जरूर हूं, पर तुम्हारी श्रीमती जी को कोई खतरा नहीं। वैसे तो तुम उस जमाने में संयुक्त पत्नी बाला दर्शन बगाड़ते थे, अब ऐसा परहेज करते हो? वह हंसकर बोला, अरे आप लोगों का हिस्सा तो हम लोगों की पत्नियों में सदा ही होता है। मैंने उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। वह हद से ज्यादा ठंडा था। मैंने फिर पूछा, अच्छा तुम यह बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, कब मिलते हो? क्योंकि तुम्हारा आना तो मुझे संभव नहीं लगता। वह तुरंत बोला, अरे नहीं यार, हम लोग जरूर आएंगे। भला तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे? पहली बार उसके चेहरे पर भावनाओं की गर्मी महसूस हुई। मैंने सोचा, शायद शायद इन लोगों के लिए इतना ही काफी होता है। मैंने फिर कहा, तारीख तय करो। उसने सोच विचार कर इतवार बताया। मैंने उससे कहा, अगर इतवार को आने की बात है तो सवेरे 10 बजे आना। दोपहर का खाना भाभी अपनी देखरेख में बनवाएंगी और हम लोग खाएंगे। इस बात से वह सुस्त हो गया। फिर बोला, अच्छा यही प्रोग्राम सही। हमारी पत्नी को यह सब बहुत पसंद है। शायद यही आदत उसके पिता की थी। मुझे लगता है तुमसे मिलकर वह बहुत खुश होगी। मैं चलने लगा तो वह बहला। बोला, किसी और को ना बुलाना, हम लोग फ्री फील नहीं करेंगे। वह कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। मैंने चलते हुए कहा, अच्छा तो इतवार पक्का ना? उसने गर्दन हिला दी। फिर बोला, बच्चों को भी लेते आए? मैंने छूटते कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं, मैंने वैसे ही पूछा। बच्चे घर को अव्यवस्थित कर देते हैं। वैसे भी हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम तो दे नहीं पाते। हमारे यहाँ तो सब काम चला ही रहता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं यार, कैसी बातें करते हो? बच्चों बच्चों में भी कोई फर्क होता है क्या? सब बच्चे एक जैसे होते हैं। मेरी इस बात पर जाने क्यों वह हंस दिया। मैं बराबर उसके बारे में सोचता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना दब जाएगा। वह काफी मुंहफट और अलमस्त था, लेकिन अब वह जिंदगी के लिए काफी ठंडा पड़ गया था। हम ऐसे लोगों को मजाक में इंटेलेक्चुअल कहा करते थे। मुझे बाद में लगा कि मैंने उसे इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं कहा। शायद उसे बीते हुए दिन याद आ जाते और वह कुछ देर के लिए उस दबाव से बाहर निकल आता। ना चाहते हुए भी मैंने सोचा, शायद वह अपनी पत्नी से खुश नहीं रहता है। मेरे मन में उसकी पत्नी से मिलने की इच्छा हुआ और मैं उसकी शक्ल सूरत के बारे में सोचने लगा। मुझे लगा उसकी पत्नी से परोक्ष रूप में परिचय हो गया है। किसी के बारे में इतना अधिक सोचना और दिमाग में उसकी कोई तस्वीर बना लेना प्रत्यक्ष परिचय से कम नहीं होता। उस दिन के बाद भी मेरे दिमाग में कई बार उसका और उसकी पत्नी का ख्याल आया और मुझे उसकी पत्नी से मिलने की उत्सुकता को दबाना पड़ा। इतवार को मेरे पास सवेरे से ही लोगों का तांता लगा हुआ था।
अकेलों के बारे में लोगों का ख्याल होता है कि उनको इतवार ही क्या की क्या जरूरत, पत्नी और बाल बच्चे वाले लोगों को ही तो इतवार मिलना चाहिए। मैं सामने वाले कमरे में लोगों से मिल रहा था। एक रिक्शा आकर रुका तो काफी देर तक वह रुका रहा। गेट से उसके पहिए दिखाई पड़ते रहे। सवेरे से उन लोगों का ध्यान बना था। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं वे लोग किसी संकोच के कारण बाहर ही तो नहीं रह गए। मैं उठकर गया। उसकी मिसेस बड़े जोरदार शब्दों में कह रही थी, आपके दोस्त हैं या अफसर इस तरह संकोच कर रहे हैं? उसका ख्याल था नहीं, इस समय वह लोगों से मिल रहा है, बेकार उसे असुविधा होगी। चलो इस बीच कहीं और हो आते हैं। जाकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। क्यों, तेरे दिमाग खराब तो नहीं? इस तकल्लुफ की क्या मतलब? अब तू मेरी सुविधा असुविधा का ख्याल करेगा? हॉस्टल में तो 1 मिनट के लिए पीछा नहीं छोड़ता था। और उसे मेरा कान पकड़ना शायद पसंद नहीं है। मुझे भी लगा शायद मैंने जाती की। ऐसा मैंने उसकी पत्नी पर प्रभाव डालने के लिए किया, जिससे कि वह यह समझ ले कि हम लोग अभिन्न मित्र थे। मैंने उसकी परवाह न करके उसकी पत्नी से कहा, माफ कीजिए, मैंने आपके श्रीमान जी के साथ ऐसा सलूक किया। दरअसल आपके आ जाने से यह ऐसा हो गया, नहीं तो बड़ा फक्कड़ था। मेरी बात से उसके चेहरे पर कुछ हल्कापन आया। उसने खुलकर मेरी ओर देखा। लेकिन उसकी पत्नी तुरंत बोली, वह आप भी अपने दोस्त की तरफदारी करने लगे? ये तो कभी भी फक्कड़ नहीं थे। जब से मैं आई हूं तब से ये ऐसे ही हैं। मैं तो खुद ऐसा ही फक्कड़पन पसंद करती हूँ। मेरे पिताजी भी अपने दोस्तों से इसी तरह मिलते थे। मैं स्वयं ऐसे वातावरण में पली हूँ। यहाँ आकर उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। जीभ दबाकर चुप हो गई। उसकी पत्नी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और अपने पति के बारे में बात करते समय उन आंखों में चमक आ गई थी। मैंने उम्र का अंदाजन लगाना चाहा। मेरे दोस्त के मुकाबले में वह काफी जवान और ताजा लग रही थी। मैंने पूछा, अरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे पूछने पर पत्नी ने पति की ओर देखा। मैंने फिर सवाल दोहराया तो वह मुस्कुरा दी और बोली, इनकी चाची के घर गए हैं। क्यों? इस बार वह बोला, दरअसल मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ बच्चे तो हैं नहीं, बेकार सब परेशान करेंगे। मैंने गुस्से में आकर कहा, अरे तुम आदमी हो या पजामा? तेरे बच्चे क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? उसने बड़े ठंडेपन से कहा, यह बात इनसे पूछो। उसकी इस बात से मैं क्षण भर के लिए हतप्रभ हो गया। मुझे लगा उसका यह मजाक ठीक नहीं, लेकिन उसकी पत्नी ने एक नज़र डालकर कहा, इसमें क्या बात है, पिता और चाचा में कोई फर्क होता है? मैं जोर से हंस दिया। हंसते हुए कहा, कहो बच्चों अब क्या कहना है? वह चुप रहा। उसकी पत्नी का यह अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे कमरे में लोग बैठे थे। उन्हें बैठा छोड़कर ही मैं आ गया था। उन लोगों को निपटाने में के लिए उसी कमरे में फिर लौट आया। ज़्यादातर लोग किसी न किसी काम से आए थे। उनकी बातों में से मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं चाहता था कि वे लोग जल्दी चले जाएं। उन लोगों से बात करते हुए मैं बराबर उन दोनों के बारे में सोच रहा था। उसकी पत्नी के बारे में सोचते समय मुझे ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुझे काफ़ी भरा भरा और तना हुआ मालूम पड़ता था। मैं समझ नहीं पाता था कि वह अपनी पत्नी की तरह सहज क्यों नहीं है। लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे, मैं हाँ हूँ करता जा रहा था। बीच बीच में लोगों से कह भी देता था कि अच्छा और कोई काम। मेरे इस तरह पूछने से उन लोगों को अपने जाने का ख्याल हो आता था और वे 1-2 मिनट इधर उधर करवट बदल कर चल देते थे। उन सब लोगों को विदा करने में मुझे अतिरिक्त मेहनत पड़ी। जब मैं उनके पास वापस पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे कह रही थी कि आपने एक बात देखी, आपके ये दोस्त बिल्कुल बाबूजी की तरह हंसते हैं और बातें भी उसी तरह करते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल उसी तरह बेतकल्लुफी से पेश आते हैं। उसने उसी ठंडेपन के साथ हूँ किया। मुझे देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखकर दबा दिया। यह क्या हिमाकत, आप खड़े क्यों हो गए? तुझे क्या हो गया? हर वक्त दफ्तर ही के मूड में रहता है। वह बैठ गया। मैंने उसकी पत्नी से पूछा, घर में भी यह इसी तरह उठता बैठता है? वह जोर से हंस पड़ी। अरे नहीं, घर में हम सबको अपना असिस्टेंट समझते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। मैं जानकर जोर से हंस पड़ा। फिर बात टालने के लिए क्या, फिर तो रोटी को यह फाइल समझता होगा और थाली को नोटशीट। मैंने उसी तरफ देखकर पूछा, क्यों? वह क्षण भर रुककर बोला, यह भी इन्हीं से पूछ लो। उसकी पत्नी थोड़ी गंभीर हो गई। मैंने वातावरण बदलने के लिए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी रानी की याद नहीं आती? वह हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उसके मुस्कुराने से लगा कि आदमी चाहे जिंदगी के किसी भी दौर में हो, साथ पड़ी लड़कियों का नाम आते ही लड़का बन उठता है। वह शर्माता हुआ बोला, यार छोड़ो, मैं तो तब भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। तुम ही गली के मोड़ पर खड़े रहते थे, मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए चला जाता था। उसके चेहरे से लगा कि वह काफी सहज हो गया है। टांग फैलाकर बैठ गया और धीमे धीमे मुस्कुराने लगा। मैंने बात को और आगे बढ़ाया, यह तुम झूठ बोलते हो। कमरे के आकर
कमरे में आकर तुम क्या क्या किया करते थे उसका नाम भी नापाक कर देते थे। उस बार उस बेचारी की कॉपी छूट गई थी, उसी पर तुमने दुनिया का नक्शा बना दिया था। उसने मेरी कमर पर हाथ मार कर कहा, अरे क्या बक रहे हो, उस सब के पीछे तुम थे, तुमने ही तो मुझे चढ़ाया था। मैं तुरंत बोला, अभी तुम्हारी श्रीमती जी के सामने कच्चा चिट्टा खोल दूंगा। उस रोज जब तुम गंगा किनारे पहुंचे थे, या मैं, पता चल गया ना आज वह अपने घर वालों के साथ वोटिंग के लिए जा रही है, तो तुम भी जा डटे। उसने आउट ऑफ कर्टसी तुम्हें भी बुला लिया था और तुमने। वह बहुत खुश हो गया और बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को जब्त करता हुआ बोला, अच्छा अच्छा अब ज्यादा मत बको। उसकी पत्नी ने तुरंत पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उसके घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और एक दिन डांट कर निकाल दिए गए। वह तुरंत बोला, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, डांट कब लगी? मैंने खुद ही जाना बंद कर दिया था। उसका बाप तो जब भी मिलता था आने के लिए कहता था। मैंने ही सोचा बेकार उस बेचारी को क्यों बदनाम किया जाए, और फिर बड़े बाप की बेटी जानकर पत्थर के नीचे उंगली फंसाने से क्या लाभ, फंस जाए तो बात दूसरी है। उसने पत्नी की तरफ देखा। मैंने बात खत्म करने के लिए कहा, अम्मा यार बनो तो मत, मुझे सब मालूम है, खैर छोड़ो। अच्छा यह बताओ तुम इतने बदल कैसे गए? यह तो ठीक है कि उम्र के साथ आदमी बदलता जाता है, लेकिन इतना नहीं, कहाँ तूफान मचाए रहते थे और कहाँ बिल्ली बन गए। यह कहकर मुझे लगा इस बात को इस समय नहीं उठाना चाहिए, फिर भी गंभीर हो गया। उसके बदले चेहरे से लगा 2 मिनट पहले उसकी जगह कोई और था। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, अरे यार छोड़ो, हम लोगों की बात तुम नहीं समझ सकते, अफसर हो ना। अपनी बीवी की तरफ देखकर बोला, ये भी नहीं समझती, ये अफसर की बेटी है, जो इनके पिता हैं वह मैं नहीं हूँ। वैसे मैं यही मानता हूँ कि जिस जिंदगी में आदमी रहे उसी के अनुसार बनकर भोगना चाहिए। क्लर्की करते हुए अफसर बनकर कैसे जी सकता हूँ? मैंने उसकी पत्नी की तरफ देखा, वह चुप थी। उसकी चुप्पी मुझे बहुत पसंद नहीं आई। कुछ ऐसा महसूस हुआ उन दोनों के चेहरे अलग अलग दिशाओं में हैं। क्षण भर के लिए लगा उस कमरे की दीवारें अपनी जगहों से हटकर हम लोगों के बीच आ गई हैं और उन्हीं दीवारों ने हम सबकी आवाजें सोख ली हैं। मैंने बहुत हिम्मत करके उसकी पत्नी से कहा, आपका तो वायदा था अपने हाथ से खाना खिलाएंगी, चलिए खाना तैयार कराइए, हम जैसों को आपके हाथों का खाना कहाँ नसीब होता है। उसकी पत्नी ने मेरी तरफ भरपूर नजरों से देखा, फिर बोली, नहीं अब तो छुट्टी दीजिए, बच्चे भी दूसरी जगह हैं, उनको भी तो लाना है। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली। मैंने झटके के साथ कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इससे यही कहा था कि आप लोग दिन भर रहेंगे, यही खाना होगा। एकाएक यह परिवर्तन कैसे हो गया? नहीं भाई साहब, इस समय जाने दीजिए, छुट्टी का दिन है, घर की देखभाल के लिए भी तो आज ही का दिन मिलता है। आप किसी दिन हमारे यहाँ खाना खाइए, जो आपको पसंद होगा वही बनाकर खिलाऊंगी। उनकी बातों ने मेरे दिमाग में काफी तनाव पैदा कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था इस बात का क्या जवाब दिया जाए। मैंने उसी से पूछा, क्यों यार, हम क्या इसी व्यवहार के काबिल हैं? आप लोग पहली बार आए और बिना खाए पिए लौट जाएं, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, यह बात तो तुम इन्हीं से पूछो। भला मुझे तुम्हारे घर में खाने में क्या ऐतराज हो सकता है? ये मेरे साथ आने जाने में असुविधा अनुभव करती है। अच्छा बताओ, मेरे ही हाथ में क्या है जो भगवान ने बना दिया, उसे कैसे बदल सकता हूँ? पत्नी का चेहरा तमतमा आया और पांव पंजों के बल खड़े हो गए। एड़ी पर सलवटें नजर आने लगी। क्षण भर को लगा दोनों के बीच काफी कहासुनी हो जाएगी। हालांकि मेरे लिए यह पहला अनुभव था। धीरे धीरे उसकी बीवी के चेहरे की लाली कम होने लगी, पांव जमीन पर टिकने लगे। वह बिना बोले उठी, फिर बैठ गई। वह बाहर की तरफ देख रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया पानी की सतह खतरे के निशान तक कैसे पहुंचती है और बिना बाढ़ के उतर जाती है। कुछ देर बाद वह उठी और मुझसे बोली, आपकी रसोई कहाँ है? मैंने अतिरिक्त प्रसन्नता दिखलाते हुए कहा, यह हुई ना बात, हम तो 3 रोज से आस लगाए बैठे कि भाभी आएंगी, अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाएंगी। आपको यह भी तो सोचना चाहिए, इसे तो रोज पूरी पकवान बनाकर खिलाती हैं, कभी कभी हम जैसे लवारिसों को भी पूछ लें। वह हंसती। उसके हंसने में अभी तक सहजता नहीं आ पाई थी। मैंने उसके पति से कहा, अभी भी बाहर ताक झाक करने की आदत नहीं गई तेरी? इसी दिन कोई माल नहीं दिखलाई पड़ता था तो उपले बेचने वाली को ही छोड़ देता था और गाली खाता था। इस बात पर वह फिर हंस दिया, लेकिन तुरंत ही बोला, वे सब बातें याद न दिलाया कर यार, क्योंकि अब मैं उस जमाने की बात नहीं सोचता, ना वह जमाना मेरे पास लौट कर आ सकता है और ना मैं उसके पास जा सकता हूँ। मैं उसकी पत्नी को रसोई में ले गया। नौकर खाना बनाने में लगा था। मैंने उससे कहा, देखो सब चीजें मेम साहब से पूछकर तैयार करना, मेम साहब बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, इनको पसंद नहीं आया तो फिर कभी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगी और ना अपने हाथ का हमको खिलाएंगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह आंखें फैलाई मेरी तरफ देख रही थी।
मेरे देखते ही देखते उसने आंखें झपका ली, फिर बोली, बिल्कुल आपकी तरह ही हमारे पिताजी भी हैं। इसी तरह मजाक करना, लोगों को हंसाना। मैं हमेशा सोचा करती थी कि पिताजी जैसा कोई आदमी हो सकता है। आपका कमरा देखकर भी मुझे उनकी याद आई थी। वे भी अपना कमरा इसी तरह करीने से रखते थे, जिस तरह आपको हाथी दांत के शो पीसेस रखने का शौक है। उनके कमरे में इसी तरह शो पीसेस रखे रहते हैं। पलंग के बराबर वाला पेडेस्टल लैम्प भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं हंस दिया। उसकी बातों से मुझे प्रसन्नता हो रही थी। मैंने उससे कहा, चलिए आपको पूरा घर घुमा दूं, इसी बहाने आप और तारीफ तो करेंगी। मेरी स्टडी में मेरे बहुत से चित्र लगे थे। सब चित्र अलग अलग पोजों में खिंचवाए थे। दरअसल मुझे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। उन चित्रों को देखकर वह बच्चों की तरह बोले, वंडरफुल, यू आर वेरी मच लाइक माई फादर। उसके मुंह से अंग्रेजी का वाक्य सुनकर मैं थोड़ा सा चौंका। वह बोलती गई, आप जानते हैं, बाबूजी के कमरे में उनकी हर उम्र की अलग अलग पोजों में खिंचे हुए बहुत से फोटो लगे हैं, एक से एक नायाब। अम्मा के साथ भी उन्होंने अलग अलग पोज में कई फोटो खिंचवाए थे, यहाँ तक कि किस करते हुए। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए हल्की सी लाली आ गई। वह तुरंत बोली, पत्नी के साथ इतना फ्री व्यवहार कोई पति नहीं कर सकता। इतना कंसिडरेट होना मुश्किल है। ज्यादातर लोग पति लोग चाहते कि उनके सब विम्स का ख्याल रखा जाए, जबकि पत्नी का एक भी विम बर्दाश्त नहीं होता। वह खुलकर हंसी और बोली, मेरे ख्याल है आप भी वैसे ही पति बनेंगे। ऐसा पति तो किस्मत से ही मिलता है। मुझे एकाएक ख्याल आया, शायद वह कमरे में अकेला बैठा होगा। मैंने उसकी शक्ल की कल्पना करनी चाहिए। उसके तनावपूर्ण चेहरे की कल्पना करके मुझे अजीब सा लगा। मैं सोच नहीं सका वह ऐसा क्यों हो गया। ऐसी पत्नी के साथ रहकर उसे खुश रहना चाहिए था। वह बोली, मैं छोटी थी तो पिताजी अक्सर पूछा करते थे कि तू किसके साथ शादी करेगी। फिर काफी देर हंसने के बाद का मैं कहती थी, आपके साथ। पिताजी खूब हंसते थे। उसकी बात पर मैं भी हंस दिया। हंस लेने के बाद उससे कहा, अब चलिए, हमारा यार सोच रहा होगा पता नहीं मेरी बीवी को लेके कहाँ उड़ गया। हालांकि हॉस्टल में यही तय हुआ था कि दोनों ज्वाइंट पत्नी रखेंगे, और उस साले ने पहले ही शादी कर ली। मेरी इस बात पर वह खुलकर हंसी, फिर बोली, आप अपने दोस्त के पास बैठिए, मैं रसोई में जाती हूँ। मैंने उससे बहुत कहा, अरे नहीं, वह अकेला बना लेगा, लेकिन वह चली गई। कमरे में पहुंचा तो वह काफी तेजी से टहल रहा था। मैंने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे क्या बावसीर है, बैठता क्यों नहीं। वह कुछ बोला नहीं। मैंने फिर चुटकी ली। सोच रहा होगा मेरी बीवी ले उड़ा क्यों। मैंने मेरी तरफ देखे बिना बोला, तुम्हारे साथ वह खुश रहती है। उसकी बात में मुझे अजीब सी तल्खी सी मालूम पड़ी। मैंने हंसकर कहा, मुझ जैसे फक्कड़ के साथ कोई खुश रह सकता है। हॉस्टल में तूने तो साथ रहकर देख ही लिया। तू ही तो कभी कभी नाराज हो जाता था। वह एकाएक बोला, तुम समझते नहीं, औरत उस आदमी के साथ खुश रहती है जो किसी ना किसी बात में उसके बाप को मात दे सकता हो, और मेरे साथ यही मुश्किल है। किसी तरह घिसट घिसट कर सुपरिटेंडेंट बना हूं। उनके पिता उससे दुगनी पेंशन पाते हैं जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है। कार, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, और मैं क्लर्क आदमी। जिंदगी सरसर करते गुजर गई। उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, चलो तुम्हें अपने घर की सैर करा दूं, क्योंकि मेरा घर घर ना होकर सैरगाह ही है। घर के लिए तो बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। वह संकोच के साथ उठा। मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, तुम कैसे हो दोस्त, तुम्हें तो खुद ही जाकर घर भर का चक्कर लगाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं ना, तब भी दुल्हन की तरह उठ रहे हो। उसने बड़े धीमे से कहा, आदत बहुत बुरी चीज होती है। रसोई में उसकी पत्नी जोर शोर से खाना तैयार करने में लगी थी। काम करते हुए नौकर से पूछ रही थी, साहब नाश्ते में क्या लेते हैं। और वह बता रहा था, एक हाफ बॉइल्ड अंडा, कॉर्नफ्लेक्स, विटामिन की गोली। और खाने में नौकर बताने लगा, 2 चपाती, थोड़े चावल, सलाद। वह तुरंत बोली, अरे हमारे पिताजी भी तो 2 चपाती लेते हैं, चावल अब बंद कर दिए। मैंने उनकी तरफ देखा। वह चुपचाप दूसरी तरफ देखता रहा। हम लोग स्टडी में चले गए। उसने एक नज़र दीवारों पर डाली और मेज के पास जाकर खड़ा हो गया। पेन उठाकर घुमाता रहा। मैंने उसे कॉलेज टाइम का ग्रुप दिखलाया। देख जरा, देख अपनी शक्ल, उस समय क्या बात थी, अब मनुष्य चेहरा बनाए रहता है। वह मुस्कुरा दिया। मैं एक एक फोटो दिखाकर उसके बारे में बताता जा रहा था, और वह चुपचाप पीछे पीछे चल रहा था। उसकी पत्नी खाना के लिए कहने वहीं चली आई। 2-4 मिनट देखती रही, फिर बोली, चलिए खाना खा लीजिए। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, आप अपने दोस्त को नहीं जानते। इन्होंने शादी के बाद किसी बच्चे तक का फोटो नहीं खिंचवाया। पिताजी भी इन्हें फोटो दिखाते हैं तो ये चुपचाप इसी तरह चलते रहते हैं। बस इन्हें फाइलों के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं सूझती। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ये ठीक कह रही है, मैं इन चीजों की क्या समझ। वह निढाल सा हो गया। मैं बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर खाना खाने के लिए चल दिया।
मेज काफ़ी अच्छी तरह सजी हुई थी। मेरा नौकर रोज़ाना सजाता था क्योंकि बिना मेज लगे मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज की मेज में ज़्यादा नफासत थी। हर चीज़ पर एक पॉलिश सी नज़र आ रही थी। मैंने कहा, देखा यार, भाभी तो बहुत माहिर है। सब चीज़ें कितने करीने से लगाई हैं। और वह उसी ठंडेपन के साथ बोला, अब तो कभी कभी इन्हें मौका मिलता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। नज़रों से थोड़ी सख्ती सी आ गई, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद शायद बात बदलने के लिए अपने पति से कहा, आपके मित्र अकेले होते हुए भी बिना पूरी मेज लगवाए नहीं खाते। और इनका नौकर बता रहा था, अगर मेज खाना लगाने में जरा सी भी गलती हो जाए तो खाने से उठ जाते हैं। उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, हाँ, इसके पिताजी की भी यही हालत है। उसने जिस तरह कहा था, मुझे लगा उसकी पत्नी तिलमिला गई है। वह उठकर रसोई में चली गई। उसके जाने के बाद भी वह चुपचाप बैठा रहा। वह चपाती लिवा कर लौटी तो मुझे उसका चेहरा काफी खामोश लगा। खाना खाते समय मैंने वातावरण को हल्का करना चाहा। वह चुपचाप खाती रही। खाना खा लेने के बाद मैंने काफी प्रसन्न मुद्रा में कहा, आपने आज इतना बढ़िया भोजन कराया, जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा तृप्त हो गई। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखकर पूछा, क्यों? उसने सिर्फ गर्दन हिला दी। लेकिन उसकी पत्नी ने काफी मुस्कुरा कर कहा, आप मजाक ना कीजिए, सब कुछ तो आपके नौकर ने तैयार किया था, मैं तो बस छूने भर की गुनहगार हूँ। मैंने फिर मजाक किया, छू देने भर का ही तो यह आलम है, बनाती तो क्या होता। इस बात पर वह भी मुस्कुरा दिया। चलते समय उसकी पत्नी ने पूछा, आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? उत्तर के लिए पति ने मेरी तरफ देखा। मैंने हंसकर कहा, अब आप देखिएगा, यह हालत होगी कि आपको मुझसे यह पूछना पड़ेगा कि आप किस दिन नहीं आएंगे। वह हंस दी। उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी, लेकिन कुछ रुककर बोला, हम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमारे लिए तो तुम जैसे लोगों का आना सौभाग्य की बात है। मैंने उसकी पीठ पर एक धौल जमा दी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे इस तरह की बातें करते शर्म नहीं आती? तू मेरा दोस्त है या मुझे लगता है तुझे बीच बीच में इस तरह की बातें कहने की आदत पड़ गई है? उसने बहुत धीमे से कहा, नहीं यार। मुझे देखकर वह काफी संजीदगी से बोला, मेरा एक बहुत गलत ख्याल बन गया है। मैं हर अफसर और हर क्लर्क को पहले अफसर और क्लर्क मानता हूँ, बाद में दोस्त, भाई या ससुर। उसकी बात से मैंने तिलमिलाहट महसूस की, लेकिन बात को टालने की गरज से मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और काफी प्यार से कहा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सका। चलते समय उसकी पत्नी ने फिर कहा, आप आइए जरूर। मैं मुस्कुरा पड़ा। उसके जाने के बाद हर कमरे में मैंने एक तनाव सा महसूस किया। अगले दिन दफ्तर से सीधे मैं उसके घर पहुंचा। उस समय तक वह लौटा नहीं था। उसकी पत्नी खाना बनाकर इंतजार कर रही थी। बच्चे अपनी माँ के चारों तरफ बैठे थे और स्लेट पर कैरम काटे बना रहे थे। उनमें से सिर्फ एक बच्चा स्लेट पर लिख रहा था। मोटर से उतरते ही उसके दोनों छोटे बच्चे चिल्लाए, मामा कार, मम्मा कार। मुझे कार से उतरते देखकर वह बाहर आ गई। मैंने उससे कहा, देखिए मैं पहुंच गया या नहीं? आपने सोचा होगा कम से कम 2-3 दिन तो नहीं आऊंगा। पर वह काफी अपनेपन के साथ हंसी और बोली, नहीं, मैं सोचती थी कि अगर आपको फुर्सत मिली तो शायद बच्चों से मिलने आज ही आ जाए। मैंने दबी नजर से उसके चेहरे की तरफ देखा। एकदम सुथरा था। बच्चों के लिए टॉफी और बिस्कुट के डब्बे लाया था। बच्चे काफी प्यारे और साफ थे। घर में भी तरतीब थी। वह घर क्लर्क का उतना अधिक नहीं लगता था। मैंने बच्चों को प्यार किया। सबको एक एक डब्बा दे दिया। डब्बा लेने से पहले बच्चों ने अपने मम्मा की तरफ देखा। उसने हंसकर कहा, ये चाचा है, पापा के बड़े गहरे दोस्त। मझले बच्चे ने तुरंत पूछा, ये भी पापा की तरफ दफ्तर में काम करते हैं? मेरी हाँ कहने से पहले उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, नाना जी की तरह। तो फिर इनके पास कोठी भी होगी नाना की तरह, बहरा भी होगा। मैंने बातें बदल दी। हाँ बेटे, तुम चाचा के घर आओ, वह तुम्हें बहुत सी टॉफी देंगे, मोटर में सैर करवाएंगे। वह बीच में ही बच्चों से बोली, हमने तुम्हें क्या सिखाया था? बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। जाओ पापा के कमरे में बैठकर पढ़ो। बच्चे चले गए। बच्चों के चले जाने पर उसके चेहरे पर एक गर्व मिश्रित संतोष दिखाई पड़ा। औपचारिकता वश का, आपने बच्चों को बेकार भेज दिया। बच्चों के साथ तो अच्छा लगता है। वह तुरंत हंसकर बोली, तो फिर क्या दे रहा है, कर डालिए। उत्तर देने से पहले क्षण भर के लिए रुका, फिर कहा, आपके लिए आपके पापा का आदर्श था और मेरे लिए आपका। वह एकदम से हंस दी। बात कह लेने से मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने पूछा, कहिए हमारा मित्र कब आएगा? 6 तो बज गए। अरे उनकी मत पूछिए, कभी 7 बजे तो कभी 8 बजे, कभी 9 बजे भी आ जाए। आप उन्हें डांट डपट कर नहीं रखती? अरे बाबा कीजिए, उनसे कुछ कहो तो कहते हैं मैं अफसर नहीं क्लर्क हूँ। अफसर तो पतलून की जेब में हाथ डालकर चल देते हैं। उनकी बेकार हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। ज्यादा कहो तो बाबूजी तक पहुंच जाते हैं। मैंने उसकी बात को हंसकर टालना चाहा।
आपस में लड़ाई ना हो तो पति पत्नी का संबंध मजबूत कैसे होगा? उसने काफी हल्के मूड में कहा, तो ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे और कोई जवाब नहीं सूझा। मैंने यही कहा, मित्र पत्नियों की मेहरबानी है। उसने काफी बड़ी आंखों से देखकर कहा, अच्छा। उसके अच्छा कहने में मुझे कुछ भिन्नता का आभास हुआ। वह शायद बदली बदली नजर आई। मैंने वातावरण में और अधिक आत्मीयता लाने के लिए उसके पिता के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। हालांकि बात करते समय भी यही सोचता रहा कि अपने दोस्त के बारे में बात न करके पत्नी के पिता के बारे में बात करना कहाँ तक उचित है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर शायद मेरी माफिक ना पड़ता, इसलिए उसके बारे में सोचना मैंने उचित नहीं समझा। वह कहती रही, मैं तो शादी करना चाहती ही नहीं थी। मैंने बाबूजी से साफ कह दिया था कि इतने वर्ष आप जैसे आदमी के साथ रहकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। हम तो उनके बच्चे थे, लेकिन मामा के साथ भी उनका बिल्कुल दोस्तों वाला संबंध था। कई बार हम लोगों के सामने मामा की कमर में हाथ डालकर नाचने लगते थे। आपस में बच्चों की तरह खेलते थे। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसे आदमी के साथ रहना होगा। वैसे शुरू में ये भी काफी मस्त थे, लेकिन इनको तो एक लड़की ही खा गई। मैंने कई बार कहा, इसे छोड़ दो, बाबूजी बुला चुके हैं, वहीं रहेंगे, उनके बहुत जरिए वहीं कुछ करा देंगे। मैंने हंसकर कहा, इसमें क्या बात है, कोई काम बुरा नहीं होता। अब तो सुपरिटेंडेंट भी हो गया है, कुछ दिनों में ऑफिसर ग्रेड में आ जाएगा। उसने काफी संजीदगी से कहा, नहीं, काम का साइकोलॉजी पर तो असर पड़ता है। आप चाहे जिस स्थिति में रहें, लेकिन आपकी साइकोलॉजी अफसर वाली ही रहेगी। बात भी करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ, और बाद में अफसर बनकर यह बात नहीं आती। मैंने साधारण रूप से कहा, अरे नहीं, कुर्सी सब सिखा देती है। वह तुरंत बोली, बाबूजी भी इसी तरह की बातें करते रहते हैं। उन्होंने एक बार दलील भी दी थी कि आदमी के काम को देखना चाहिए, जो काम उसके सुपुर्द है वह उसे कितनी खूबी से करता है। ये बातें मन समझाने की होती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, बाबूजी कभी गवर्नर तक की परवाह नहीं करते थे, लेकिन इनको देखती हूँ, हर आदमी से मिलते हुए झिझकते हैं। मैं तो अभी भी कहती हूँ, बाबूजी जैसा आदमी दूसरा मिल ही नहीं सकता। बड़े मजे में मैंने पूछा, मैं भी नहीं? वह हंसती, फिर बोली, यही तो सोचती हूँ, आप उस समय कहाँ थे? यही बात अपने पतिदेव के समक्ष कहूंगी तो वे पता नहीं क्या क्या डालेंगे। जब गुस्से में आते हैं तो रिक्शा तांगे वालों की तरह बकने लगते हैं। एक बार कह रहे थे, अगर तुम्हें अपने बाप इतने ही पसंद थे तो उन्हीं से क्यों नहीं कर ली? आप उनके दोस्त हैं इसलिए कह रही हूँ। भला यह कहने की बात थी? अगर उनसे शादी कर सकती तो इनसे क्यों करती? मैंने घड़ी की तरफ देखा, 7 बजने को थे। उसकी बात का जवाब दिए बिना ही पूछा, पता नहीं मेरा यार कब तक आएगा, फिर कहेगा बिना मिले चला गया। मैं तुरंत बोली, तो हम में कोई रुचि नहीं? अपने दोस्त के बिना बेचैनी हो रही है? मैंने स्पष्टीकरण देने के ढंग से कहा, नहीं, यह बात नहीं, आप ही के कारण तो आया हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक खामोशी रही। मैंने महसूस किया कि बातों का सिलसिला टूट गया। शायद अब कभी इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन चलने की इजाजत मांगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह स्थिति मेरे लिए सर्वथा अपरिचित थी। मुझे लगा मेरे अंदर का प्रवाह एकाएक रोक दिया गया। मैं उसी तरह बैठा रहा। शायद इंच भर भी हिलना मेरे लिए संभव नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपने आप ही कहा, आप नहीं जानते मैं यहाँ किस तरह रहती हूँ। कभी बाबूजी के पास चली जाती हूँ तो वहां से लौटकर यहाँ रहना मेरे लिए असंभव हो जाता है। उनकी हर चीज याद आती है, यहाँ तक कि छूना तक। अब आप भी यहीं आ बसे, समझ नहीं आता क्या करूं। अंतिम वाक्य उसने बहुत धीमे से कहा और डूब सी गई। कमरे में एक स्थिरता सी महसूस की। वहां की सब चीजें मुझे तराशी हुई सी लगी। उस स्थिरता को तोड़ना चाहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ शायद बोलना मना है। कुछ देर बाद एकाएक बोली, आप अब जाएं, पता नहीं वे कब आएंगे। मुझे लगा अब उससे कह देने पर भी मैं नहीं जा सकूंगा। बड़ी मुश्किल से कह पाया, जहां इतनी देर इंतजार किया है, कुछ देर और कर लेता हूँ। वह कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर हाथ पकड़कर बोली, चलिए। मैंने महसूस किया इतनी जल्दी कोई निर्णय लेना मेरे लिए संभव नहीं है। उसकी हथेली के बीच मेरा हाथ पिघल रहा था।